सूरज की सुनहरी किरणें कविता मिश्रा के चेहरे पर पड़ रही थीं जब वो अपनी पुरानी स्कूटी को किक मारकर स्टार्ट कर रही थीं। आज उनकी छोटी बहन की शादी थी और उनके मन में ढेर सारी खुशियां और थोड़ी सी जल्दबाजी थी। उन्होंने एक साधारण सलवार कुर्ता पहना था, न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा का तामझाम, बस एक आम लड़की जो अपनी बहन के इस खास दिन पर सबसे पहले पहुंचना चाहती थी। स्कूटी हाईवे पर सरपट दौड़ रही थी, कविता के बाल हवा में लहरा रहे थे और उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी अचानक सामने पुलिस की बैरिकेडिंग दिखाई दी। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और उनके बीच में वर्दी पहने दारोगा रमाशंकर यादव अपनी मोटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए किसी राजा की तरह खड़ा था। कविता को अपनी ओर आते देख उसने लापरवाही से हाथ के इशारे से रुकने को कहा। कविता ने बिना किसी सवाल के स्कूटी सड़क के किनारे लगा दी। दारोगा की आवाज में एक अजीब सी अकड़ थी। कहाँ जा रही हो? मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूँ, कविता ने शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया। उनकी आंखों में अपनी बहन के लिए प्यार झलक रहा था। दारोगा ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरा जैसे वो कोई संदिग्ध वस्तु हो। फिर एक बनावटी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। अच्छा, तो शादी में जा रही हो, लेकिन ये हेलमेट कहाँ है? और स्कूटी भी कुछ ज्यादा ही तेज चला रही थी। उसने अपनी चालान बुक निकाली, मानो उसे इसी पल का इंतजार था। कविता समझ गई कि ये सिर्फ एक बहाना है, एक आम लड़की को परेशान करने का तरीका। उनके मन में एक क्षण के लिए गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, हमें कानून मत सिखाइए। दारोगा का स्वर अब रूखा और अपमानजनक था। उसने बगल में खड़े एक सिपाही की ओर देखा, फिर कविता की ओर थोड़ा झुका और फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसे तरीका सिखाना पड़ेगा। उसकी आंखों में घिनौनी चमक थी। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ कविता के गाल पर पड़ा। दर्द और अपमान की लहर उनके चेहरे पर दौड़ गई, उनकी आंखें नम हो गईं। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। दारोगा की यह बात सुनकर कविता का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को भीतर ही दबा लिया। उनकी आंखों में अब गुस्से की दबी हुई आग सुलग रही थी, लेकिन बाहर शांति का मुखौटा था। दारोगा ठहाका मारकर हंसा, उसकी हंसी में क्रूरता और अहंकार भरा था। अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक, थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देखेंगे। उसके चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कान थी। दारोगा ने सिर हिलाया। हाँ, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने कविता का नाजुक हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचने लगा। चल, जीप में बैठ। कविता ने अपना हाथ झटक दिया। उनकी आंखों में अब खुला विद्रोह था। हिम्मत मत करना। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जिसने पल भर के लिए दारोगा को भी चौंका दिया। दारोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही आगे बढ़ा। उसने बेरहमी से कविता के बाल खींचे और उसे जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। दर्द से कविता की एक कराह निकल गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वो देखना चाहती थी कि ये वर्दी वाले कितनी नीचता पर उतर सकते हैं, कितना अन्याय कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उनकी प्यारी स्कूटी को लात मार दी, मानो वो उनकी आखिरी उम्मीद पर वार कर रहा हो। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। कविता अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में नफरत थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेंगे? अभी औकात दिखाता हूँ, कल रही, ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम कविता मिश्रा अब भी चुप थीं। उनके चेहरे पर दर्द और अपमान के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में एक संकल्प चमक रहा था। उन्होंने अब तक अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया था। वो एक मूक दर्शक की तरह देख रही थीं कि प्रशासन कितना सड़ चुका है और ये लोग अत्याचार की कितनी हदें पार कर सकते हैं। उनका मन भीतर ही भीतर इस अन्याय के खिलाफ उबल रहा था। दारोगा रमाशंकर यादव अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे थप्पड़ मारे गए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे जबरदस्ती घसीटा गया, लेकिन वो अब भी शांत थी। उसकी ये खामोशी दारोगा को और भड़काने लगी। उसने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही कविता के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। उनके नाजुक हाथों पर उनकी पकड़ लोहे जैसी थी। छोड़ो मुझे, कविता पहली बार जोर से चिल्लाई। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा एक साथ था। दारोगा हंस पड़ा। उसकी हंसी में विजय का घमंड था। अब जुबान खुली, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दारोगा जोर से चिल्लाया, ओ चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। उसकी आवाज में एक शिकारी की खुशी थी। कविता अब भी शांत थी, लेकिन उनकी आंखें हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। थाने का गंदा माहौल, पुलिस वालों के चेहरे पर क्रूरता के भाव और उनके आपस में इशारे। वो देख रही थीं कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा बर्ताव करती है। दारोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही ने पूछा, क्या केस सर?
उसके चेहरे पर अनिश्चितता थी। दारोगा हंसा, उसकी हंसी में नीचता झलक रही थी। कोई भी चोरी, जेब तराशी, बस अंदर डालना है। कविता सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई थी, लेकिन उन्होंने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दारोगा टेबल पर बैठ गया और अपनी कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। कविता चुप रही। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? लेकिन कविता अब भी मौन थी, उनकी आंखें स्थिर थीं। दारोगा ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा। सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रेखा त्रिपाठी। कविता ने एक झूठा नाम बताया। उनकी आवाज में एक हल्की सी थरथराहट थी। दारोगा हंसा, उसकी हंसी में धूर्तता थी। बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर, वरना बड़ी गलती होगी। कविता को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा, बदबूदार कमरा जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं, जिनकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा, उसकी आवाज में सहानुभूति थी। कुछ नहीं, कविता ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा छिपी थी। अब वो देख रही थी कि प्रशासन कितना खोखला हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को बिना सबूत इस तरह अंदर किया जा सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। कविता अब लॉकअप के अंदर थी। वो बस देख रही थी, सुन रही थी और प्रशासन की गिरी हुई हालत को समझ रही थी। वो हर हरकत पर गौर कर रही थी, हर चेहरे के भाव को पढ़ रही थी। उधर दारोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो, उसने फाइल को ठोकते हुए कहा, मानो ये कोई मामूली काम हो। सिपाही झिझक गया, लेकिन सर, बिना सबूत के। उसके चेहरे पर डर और अनिश्चितता के भाव थे। दारोगा हंसा, उसकी हंसी में सत्ता का नशा था। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से कविता के कंधे पर धक्का मारा। कविता दीवार से टकराई। उनके शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उनके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। दारोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। दारोगा ने पलट कर देखा। नीरज तिवारी, थाने में जिसकी छवि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर की थी। उसने लॉकअप में बंद महिलाओं को देखा। उनकी आंखों में बेबसी और दर्द देखकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त लेकिन चिंतित आवाज में पूछा। दारोगा रमाशंकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक बनावटीपन था। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, बस जरा सबक सिखा रहे हैं। नीरज तिवारी की नज़र कविता पर पड़ी। उन्होंने गौर से उसे देखा। उसके चेहरे पर दर्द और अपमान के बावजूद एक अजीब सी गरिमा थी, जो किसी साधारण महिला में नहीं दिखती। इसका जुर्म क्या है? नीरज तिवारी ने सख्त लहजे में रमाशंकर से पूछा। उनकी आंखों में संदेह था। रमाशंकर हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। नीरज तिवारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कविता की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? कविता अब भी शांत रही। उनकी आंखें नीरज तिवारी में उम्मीद ढूंढ रही थीं। दारोगा रमाशंकर हंसते हुए बोला, सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही। अब नीरज तिवारी पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। उसकी आवाज में अधिकार था। रमाशंकर हैरान रह गया। सर, लेकिन मैं खुद देखूंगा कि यह कौन है, नीरज तिवारी ने सख्ती से कहा। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। नीरज के आदेश पर कविता को दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर, वो क्या हुआ? कौन है? उसके चेहरे पर डर के भाव थे। रमाशंकर झुंझला उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी थी। सिपाही ने कांपते हुए कहा, सर, डीएम साहब। रमाशंकर का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसका खून जमा दिया हो। नीरज तिवारी भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में धधकती आग थी और उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने सीधे रमाशंकर की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, दारोगा रमाशंकर, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? उनकी आवाज पूरे थाने में गूंज रही थी। रमाशंकर घबरा गया। उसके होंठ कांप रहे थे। सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी कविता की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया, उनकी भौहें तन गईं। फिर उन्होंने कविता की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। डीएम साहब की आवाज में अविश्वास और क्रोध था। उन्होंने रमाशंकर की ओर घूर कर देखा। क्या सबूत है? रमाशंकर अब पूरी तरह फंस चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। डीएम साहब ने कविता की ओर देखा और सीधा सवाल किया, आपका नाम? कविता ने एक हल्की मुस्कान दी। उनके चेहरे पर अब शांति और आत्मविश्वास था। फिर पहली बार उन्होंने अपना असली नाम बताया, कविता शुक्ला, एसडीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। रमाशंकर के हाथ पैर कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमाशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था, वो खुद एसडीएम निकली।
थाने के सारे पुलिसकर्मी सन्न रह गए, जैसे किसी ने उन्हें बिजली का झटका दिया हो। डीएम साहब ने रमाशंकर को घूरते हुए कहा, दारोगा रमाशंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की हिमाकत करने की। उनकी आवाज में गहरी नाराजगी थी। रमाशंकर कुछ बोलने ही वाला था कि नीरज तिवारी की तेज आवाज गूंजी, सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब रमाशंकर पूरी तरह अकेला पड़ चुका था, उसके चेहरे पर निराशा छा गई थी। कविता ने अपना असली रुख दिखाया। उनके चेहरे पर अब दृढ़ता और न्याय का भाव था। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दारोगा रमाशंकर, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। रमाशंकर के होश उड़ गए, उसके चेहरे पर डर और अविश्वास के भाव थे। सारे पुलिसकर्मी अब उससे दूरी बनाने लगे, मानो वो कोई अछूत हो। नीरज तिवारी ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, रमाशंकर को हिरासत में लो। जैसे ही हवलदार रमाशंकर को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक रमाशंकर ने जेब से एक कागज निकाला। उसने एक हताश मुस्कान के साथ कहा, लेकिन यह देखिए। उसने वो कागज हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम कविता ने उसे ध्यान से देखा। रमाशंकर ठहाका लगाते हुए बोला, ये रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद की किरण थी। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई उस कागज को हैरानी से देख रहा था। कविता ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या यह असली है? डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा। उनकी आंखों में संदेह था। फिर उन्होंने नीरज तिवारी की ओर देखा और आदेश दिया, इस कागज की तुरंत जांच करो। फिर सख्त लहजे में बोले, अगर ये असली निकला तभी रमाशंकर का निलंबन रोका नहीं जा सकता। रमाशंकर की हंसी अचानक गायब हो गई। उसके चेहरे पर फिर से डर के भाव आ गए, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब रमाशंकर की हालत बिगड़ने लगी। नीरज तिवारी तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में रमाशंकर का रिकॉर्ड चेक करने लगे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सिर उठाया और कहा, सर, ये कागज असली है, लेकिन रमाशंकर ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब? डीएम साहब ने सख्त लहजे में पूछा। उनकी आवाज में अधीरता थी। मतलब ये कि रमाशंकर अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने ये सब किया। अब कोई भी रमाशंकर को बचा नहीं सकता था। उसके चेहरे पर हार साफ झलक रही थी। एसडीएम कविता ने सीधी नजर रमाशंकर पर डाली और सख्त लहजे में कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया। उनकी आवाज में न्याय की दृढ़ता थी। जैसे ही रमाशंकर की गिरफ्तारी की घोषणा हुई, पूरा थाना हिल गया। रमाशंकर को पहली बार एहसास हुआ कि अब वो बच नहीं सकता। लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसएसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। रमाशंकर ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी में अब निराशा और प्रतिशोध का भाव था। मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूँ? उसने धीरे से इशारा किया और कहा, ये सब मेरे साथ हैं। पूरी कड़ियाँ ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। उनके चेहरे पर डर और अपराध के भाव थे। नीरज तिवारी भी चौकन्ने हो गए। एसएसडीएम कविता ने डीएम साहब की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, इस पूरे थाने की जांच होगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी करप्शन टीम को बुलाया जाए। थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। उनकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं। तभी एक हवलदार आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर एसडीएम मैडम से विनती करने लगा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। उसकी आवाज में डर और पश्चाताप था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और गंभीर स्वर में कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। उनकी आवाज में अब आक्रोश था। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसएसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक पहुंच चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोके खड़ा था। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में बोले, इस थाने के पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आदेश मिलते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ ने तुरंत अपने फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, कुछ सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे और कुछ दारोगा बचने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। एसएसडीएम कविता ने डीएम साहब की ओर देखा और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। अब यह मामला पूरे जिले में हलचल मचा चुका था। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत यह खबर फैलाने लगे। अब सच खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशों वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी साहब खुद आ चुके थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरत के भाव थे। थाने में कदम रखते ही उन्होंने चारों तरफ। डीएम कविता ने डीएम साहब की ओर देखा। उनकी आंखों में अब न्याय की दृढ़ता थी। अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। उनकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ कर्तव्य का भार था।
अब यह मामला पूरे जिले में आग की तरह फैल चुका था। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे, जिनकी निगाहें हर हलचल पर टिकी थीं। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत अपने कैमरे और माइक लेकर दौड़ पड़े। ये सनसनीखेज खबर पूरे शहर में फैलने ही वाली थी। अब सच, चाहे कितना भी कड़वा हो, खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशों वाली गाड़ी सायरन बजाती हुई थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी साहब खुद उतरे। उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरत के मिले जुले भाव थे। थाने में कदम रखते ही उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा थाना खाली और शांत था, मानो किसी तूफान के बाद का सन्नाटा हो। गुस्से से भरकर उन्होंने कहा, ये क्या नाटक चल रहा है? उनकी आवाज में सत्ता का अहंकार अभी भी झलक रहा था। लेकिन एसडीएम कविता बिल्कुल शांत थी। उन्होंने एसएसपी की आंखों में सीधे देखा। उनकी आंखों में न डर था, न हिचक, सिर्फ न्याय की अटल भावना थी। आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? उनकी आवाज में एक चुनौती थी, एक विश्वास था कि अब किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। नीरज तिवारी ने एसडीएम को एक मोटी फाइल सौंपी। यह फाइल एसएसपी साहब के भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे से भरी थी। हर पन्ने पर उनके घिनौने कारनामों के सबूत दर्ज थे। कविता ने उस फाइल को एसएसपी की ओर बढ़ाया और ठोस आवाज में कहा, एसएसपी साहब जरा देखिए, आपके सारे काले कारनामे। उनकी आवाज में करुणा का लेश मात्र भी नहीं था, सिर्फ सत्य की कठोरता थी। अब एसएसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा, उनके हाथ कांप रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह डर और बेबसी ने ले ली थी। डीएम साहब ने सख्त लहजे में आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। उनकी आवाज में अब कोई भी समझौता करने की गुंजाइश नहीं थी। पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी और अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। ये एक ऐसा दृश्य था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच चुका था। मुख्यमंत्री ने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। उनका यह आदेश पूरे प्रशासन में गूंज उठा। आदेश मिलते ही एक के बाद एक 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से अधिक आईएएस अफसर और कई रसूखदार राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। भ्रष्टाचार के मकड़जाल को एसडीएम कविता की एक छोटी सी स्कूटी यात्रा ने तोड़ दिया था। एसडीएम कविता की ईमानदारी और साहस ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। पूरे जिले में नया प्रशासन लाया गया। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया और भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब एसडीएम कविता का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। उनकी कहानी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई, एक उम्मीद की किरण कि अगर एक साधारण नागरिक भी ठान ले तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है और बदलाव ला सकता है। उनकी स्कूटी, जो कभी उनकी बहन की शादी के लिए निकली थी, अब ईमानदारी और न्याय की प्रतीक बन गई थी। जरूर, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।